It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back in the next section of electrostatics. In previous lecture we have discussed about the torque on dipole. क्या पढ़े थे हम लोग? टॉर्क के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? यानी आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसके पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ? प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे, समझिएगा, ये बॉडी हमारा पेन है, दिख रहा है आप लोगों को? ये पेन है, इसको पेन को जैसे ही हम यहाँ से रिलीज करेंगे वो कहाँ जाएगा? ये नीचे। अगर ये पेन नीचे जा रहा है इसका मतलब इसको कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। और वो कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये कहाँ जा रहा है? नीचे। समझिएगा, अगर ये नीचे आ रहा है, अगर मान लीजिए बीच में अपना हाथ रखते हैं तो क्या ये हमारे हाथ को हर्ट करेगा? क्या इसको चोट लगेगी हमें? इसका मतलब जैसे ही चोट लग रहा है इसका मतलब इसके पास क्या है? एनर्जी है। मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, कोई ट्रक आया और धक्का लगा दिया, धक्का मार दिया, क्या वो बॉडी या कोई इंसान है जो हर्ट होगा, एक्सीडेंट होगा उसके साथ? यानी कि यहाँ पर गाड़ी के पास क्या कोई एनर्जी थी? वो एनर्जी कौन थी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी उस काइनेटिक एनर्जी के चलते वो सामने वाले आदमी क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, वो हर्ट हुआ। सेम मतलब बॉडी ये नीचे गिर रहा है, ये हर्ट किया, इसका मतलब इसके पास भी क्या है? एनर्जी है। आप ध्यान देना है कि ये बॉडी के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? तो कहता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के पास उस एनर्जी अगर उसके पोजीशन के चलते हो तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सोचिए, ये उस बॉडी अगर हम अर्थ के सरफेस पे रख दें तो क्या हमें इससे कोई नुकसान नहीं, पर इसी बॉडी को अगर उठाकर हाइट को बढ़ाते हुए अगर यहाँ पहुँचा दें हम इसको और इसके बाद इसको हम यहाँ से रिलीज करें, क्या ये किसी को हर्ट कर सकता है? यानी कि इसके पास एनर्जी, यानी ये जो इसके पास एनर्जी आया ड्यू टू चेंज इन इट्स हाइट, यानी जैसे जैसे हाइट चेंज करता है वैसे वैसे इसका एनर्जी चेंज कर रहा है। एंड हाइट मीन्स क्या? इसकी पोजीशन चेंज कर रही है। यानी पोजीशन चेंज करने से यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है इसका मतलब यहाँ पे वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स के कारण बन रहा है तो इसलिए इसका नाम रखा गया कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर ये बॉडी अपने आप नीचे मूव कर जा रहा है यानी कि इसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इसके पास एनर्जी है और वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं mgh से। तो सिमिलरली अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उसके पास एनर्जी होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? समझिएगा, हम क्या किए, यहाँ पर एक डाइपोल को रख दिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू कर दिए। क्या कर दिए हम लोग? प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल को हम यहाँ रख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या किए? यहाँ से रिलीज कर दिए। क्या कर दिया? अपने पोजीशन से इसको हम रिलीज कर दिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसके पोजीशन से हम इसको रिलीज करेंगे क्या आपको लगता है कि ये डाइपोल अपने पोजीशन पर फिक्स रहेगा या रोटेट करेगा? तो अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा या टॉर्क ऑन डाइपोल अगर आप जानते होंगे या समझते होंगे तो सोचिए यहाँ पर कि इस साइड प्लस चार्ज, इधर क्या होगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यानी इधर क्या होगा? माइनस, इधर क्या होगा? प्लस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, क्या माइनस इधर प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर?
क्या इस माइनस को प्लस अपनी रोटेट करेगा, यानी क्या इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स रहेगा, और क्या ये डाइपोल जो आपको अभी इस पोजीशन में दिख रहा है, क्या ये रोटेट करके क्या इस पोजीशन में अलाइन हो जाएगा। तो बताइए कि इसको इस पोजीशन में आने के लिए हमें कुछ करना पड़ा नहीं, यानी यहाँ पर इस पोजीशन में रोटेट करने के लिए इसको खींचा कौन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये रोटेट किया तो सोचिए बीच में कुछ भी आएगा क्या उसको हट करेगा, यानी क्या इसके रोटेशन के कारण इसके पास एनर्जी आई। अब ये जो रोटेशन करवाया है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आया, इसके पास एनर्जी आया। यानी यहाँ पर जो एनर्जी हो रहा है, तो यहाँ पे जो हम एनर्जी देख रहे हैं वो ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी हमारे पास जो है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे जैसे इसके पोजीशन, जैसे इसका थीटा चेंज करेगा वैसे वैसे इसके एनर्जी में भी क्या करेगा, डिफरेंस आएगा। यानी जैसे इसका पोजीशन चेंज, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखेंगे, क्या ये सिंपली ऐसे मूव कर जाएगा। अगर और दूर रखेंगे तो ये और थोड़ा स्पीड मूव करेगा, क्या ये और दूर रखें तो और मूव करेगा। यानी जैसे जैसे इसके पोजीशन में हम चेंज लाएंगे वैसे इसका रोटेशन क्या होगा, और फास्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पोजीशन को चेंज करने से इसके एनर्जी में भी क्या कर रहा है, चेंज आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल में जो एनर्जी डेवलप किया उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसी टॉपिक को पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना समझ में आ रहा है। यानी यहाँ से हमें इतना क्लियर हो चुका है कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उसमें जो एनर्जी डेवलप है उसको क्या करेंगे, बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता है तो कितना होता है, बात समझ में आ रही है। चलिए ध्यान देंगे, चलिए अब हम ध्यान देते हैं। देखिए क्या किए हम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक में क्या किया हम लोग, डाइपोल को रखें, ठीक है। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस डाइपोल को क्या करते हैं हम, इस पोजीशन से इसको मूव कराते हैं इस पोजीशन पर। मतलब जो इनिशियली में θ1 एंगल बना रहा था उसको हम रोटेट करके कितना एंगल बना दिए, θ2। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो इनिशियली एंगल था वो था θ1 और रोटेट करके क्या हो गया, θ2। अब हम जैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो गौर कीजिए, अगर याद कीजिए 11th के चैप्टर में तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम जो भी किसी भी बॉडी पे वर्क करेंगे वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्या ये बात याद है। तो किसी भी बॉडी पे अगर हम वर्क करेंगे तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि किसी भी डाइपोल को अगर हम θ1 से θ2 रोटेट करते हैं तो उसका वर्क डन कितना होता है। यानी हमारा मोटिव क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग गौर करेंगे वो गौर करेंगे इसके वर्क डन कैलकुलेट करने पर। यानी अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो जो भी वर्क डन होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स था हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स था। तो वहाँ भी यही चीज होता है कि जैसे जैसे उसका पोजीशन है, जिस तरह से उसका हम वर्क डन करते हैं वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोला गया है, कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। यानी यहाँ भी जो वर्क डन होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसके वर्क डन को कैलकुलेट कर लें तो हम क्या निकाल पाएंगे, उसके टॉर्क, यानी उसका हम निकाल पाएंगे उसके पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या होगा, वर्क डन निकालने पर, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है F cos थीटा F डॉट S, ठीक है। यानी वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, हमें चाहिए वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला होगा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इस डाइपोल की बात करें, तो इस डाइपोल में वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि कैसा डिस्प्लेसमेंट है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमारे जो फॉर्मूला जो हम जान रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास इस फॉर्मूले में भी क्या होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अब अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, ना कि लीनियर मोशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डाइपोल का रोटेशन हो रहा है। और जब भी रोटेशन होता है तो रेस्पॉन्सिबल क्या होता है उसके लिए, टॉर्क रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी इस फॉर्मूले में जो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, इसमें हमें चाहिए टॉर्क और क्या चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट आने के लिए तो पहले सोचिए फोर्स, क्या सोचे हम लोग, फोर्स। तो फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन था, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, पढ़े होंगे आप लोग, आर क्रॉस एफ होता है ना। यानी इसमें एफ में अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल सकता है, टॉर्क निकल सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद हो तो थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। यानी डिस्प्लेसमेंट, क्या ये बात आपको याद आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट में हमको आर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और एफ को टॉर्क में बदलने के लिए आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर देते हैं। क्या किए, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड किए, क्यों किए, तो हम सिर्फ क्या चाहते हैं, फोर्स बदल जाए टॉर्क में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बदल जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। और अगर हम आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर भी दिए तो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद एक्चुअली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी हमने इसकी इक्वलिटी को बिना डिस्टर्ब किए हुए सिर्फ क्या किया, हम आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब ये किए क्यों, तो बताएं आपको। अब इससे क्या हो गया, एफ इंटू आर हो गया हमारे पास, एस अपॉन आर हो गया, एंड एफ को क्या टॉर्क लिख सकते हैं, एस अपॉन का क्या थीटा लिख सकते हैं। यानी हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क इंटू थीटा आ गया। इतना क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान देते हैं हम लोग। अगर हम वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा लिख रहे हैं तो अगर आपको वर्क के फॉर्मूला डेफिनेशन में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वहाँ के अगर वर्क को ध्यान दीजिए तो वर्क में हमारे पास जो फोर्स था वो कांस्टेंट था या वेरिएबल, तो हमारा फोर्स क्या था, कांस्टेंट था। यानी कि हमारा फोर्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, मतलब टॉर्क भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब इस फॉर्मूले में वो वर्क डन में जो टॉर्क दिया हुआ है वो फॉर्मूला तभी सिंपली एप्लीकेबल हो पाएगा जब हमारे गिवन क्वेश्चन में टॉर्क कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा तो वर्क डन निकालने के लिए टॉर्क इंटू थीटा डायरेक्टली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस इक्वेशन पर, मतलब इस फिगर पर या इस टॉपिक पर ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल, पहले ये चेक कर ले। अगर ये कांस्टेंट होगा तो सिंपली टॉर्क इनटू थीटा पुट करेंगे, वैल्यू आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो अगर ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो आप लोग को 11th में भी शायद पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कि जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, अगर उसको कांस्टेंट की तरह में यूज करना होता है तो हम या तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर एफ टॉर्क हमारा वेरिएबल हो जाए तो हमारे पास वर्क डन निकालने के टॉर्क इंटू थीटा है। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पर कब, जब टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं होगा तब। तो चेक करते हैं टॉर्क कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसको समझने के लिए पिछले लेक्चर को अगर ध्यान दीजिएगा तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था हमारे पास आया था पीई साइन थीटा। क्या आया था, पीई साइन थीटा। अब हमें इस वर्क में टॉर्क इन थीटा, मतलब वर्क में थीटा तो हमें चेंज करेगा, तो गौर कीजिएगा थीटा चेंज करेगा तो क्या आपका टॉर्क सेम रहेगा कि चेंज करेगा। तो ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे थीटा चेंज वैसे वैसे टॉर्क चेंज। क्यों, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस पोजीशन पे टॉर्क जीरो, इस पोजीशन पे तो साइन 90 का वैल्यू 90, टॉर्क पी। यानी डिफरेंट एंगल के लिए टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो रहा है। मतलब टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं है। और अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो वर्क में हम सिंपली टॉर्क इंटू थीटा यूज नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम लोग,
तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, यानी वर्क डन अगर हमें निकालना है इस फॉर्मूले से तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टॉर्क डी थीटा का। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट जान देते हैं हम लोग टॉर्क थीटा। अब ध्यान दें इंटीग्रेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज लिमिट, क्योंकि ये जो थीटा चेंज कर रहा है वो थीटा 1 थीटा 2 कर रहा है, तो हम क्या करेंगे लिमिट। तो हम जानते हैं एक लोअर लिमिट और दूसरा अपर लिमिट, तो हमारा इनिशियल पोजीशन कितना है थीटा 1 लोअर लिमिट, फाइनली थीटा 2 अपर लिमिट। कोई डाउट नहीं? अब समझिएगा थीटा 1 थीटा 2 टॉर्क किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस पर? डाइपोल पर। तो टॉर्क डाइपोल पर कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। क्या? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। इतना क्लियर? एनी डाउट नहीं? ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा कि इसमें इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है क्या करते हैं उसको हम लोग बाहर करते हैं। क्या करते हैं उसको हम लोग बाहर करते हैं, यानी जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर करना है हमको, ठीक है? तो गौर कीजिए p यहाँ पर कांस्टेंट या वेरिएबल, तो p कांस्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला q इंटू 2d, यानी यहाँ पे कोई थीटा टर्म तो नहीं आ रहा है, यानी p हमारा क्या है कांस्टेंट, तो p को करते हैं हम लोग बाहर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या वेरिएबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है कांस्टेंट, ई को भी करते हैं हम लोग बाहर। बचा क्या हमारे पास? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? चलिए अब बताइएगा फॉर्मूला डाइवर्ट इक्वल टू, अगर पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, यानी यहाँ पे आपका पी ई माइनस कॉस थीटा और थीटा 1 से लेकर कहाँ तक? थीटा 2 तक। क्लियर है? एनी डाउट? चलो P माइनस कॉस थीटा, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी ई एक बार क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, दूसरी बार क्या करेंगे लोअर लिमिट, माइनस है तो माइनस को करते हैं हम लोग बाहर, माइनस पी ई, ठीक है? क्या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी हमारा जो वर्क डन आ चुका है वो आ चुका है पी ई माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। मतलब किसी भी डाइपोल को अगर हम रोटेट कराएंगे थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर, तो उस पे जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कोई डाउट नहीं ना? क्या वर्क निकल गया? अब हम लोग तो पढ़ चुके हैं क्या कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो और वर्क डन हो तो हम क्या कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर हम वर्क डन हम निकाल चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं वर्क डन को उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर सकते हैं, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए अब क्या करते हैं हम लोग, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है? चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो वर्क डन निकल चुका है कितना आया वर्क डन माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलिए अब हम निकालते हैं किसी पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हम मानते हैं क्या कि इनिशियली में हमारा डाइपोल कहाँ पे रखा हुआ था, जस्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये रोटेट करेगा ना? अगर रोटेट करता, मान लीजिए कि एक ऐसा कंडीशन था जहाँ पे डाइपोल कितना डिग्री बना हुआ था, थीटा डिग्री बनाया हुआ था, तो आपको ये पता करना है कि इस थीटा डिग्री पर इसके पास कितना वर्क डन हुआ, और जो भी वर्क डन होगा क्या वो उस थीटा पर यानी उस पोजीशन पर क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक आने में कितना वर्क हुआ हम वो कैलकुलेट करते हैं, और जो भी वर्क होगा वो उस थीटा पोजीशन पर उसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो चलिए यहाँ पे थीटा 1 हमारा कितना है 90 डिग्री, और थीटा 2 क्या मान चुके हैं हम एक पोजीशन है जिसको मानते हैं हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है? चलिए वर्क डन माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
चलिए माइनस पी ई कॉस थीटा 2 का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, थीटा 2 हमारे पास थीटा है, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1, और 1 कितना है 90, मतलब कॉस 90। अब ध्यान दीजिएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी ये हमारा क्या हो गया 0। तो बचा क्या, वर्क डन माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर वर्क डन माइनस पी ई कॉस थीटा है तो इस वर्क डन इक्वल टू क्या, इसकी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी U मान सकते हैं हम इसको, तो मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारा U जो आ गया वो आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी किसी भी थीटा पोजीशन पर जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑन पोटेंशियल एनर्जी केप्ट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब अगर पी ई कॉस गौर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए P आपके पास स्केलर की वेक्टर, तो P आपका वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे P इंटू ई क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन है और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है तो हम जानते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह का, कौन कौन, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अगर स्केलर प्रोडक्ट है मतलब ए बी कॉस थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, अगर यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ए बी साइन थीटा। तो गौर कीजिए क्या ये भी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा, क्या ये कॉस थीटा है, अगर ये कॉस थीटा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर की वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये स्केलर प्रोडक्ट। और अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं U पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, और इस तरह से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। इतना सबको क्लियर हो रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंट पोजीशन पर कि डिफरेंट पोजीशन पर डाइपोल की एनर्जी क्या होगी, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर माइनस केस 1 में अगर गौर करें तो अगर थीटा पे रखा हुआ हो, सॉरी थीटा बोले तो थीटा 1 अगर 0 डिग्री पे रखा हुआ है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, क्या माइनस पी ई कॉस थीटा एंड कॉस 0 का वैल्यू 1, और जब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या माइनस पी ई हो जाएगा, माइनस पी ई। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हो तो उस पोजीशन पर उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये डाइपोल मान लीजिए केस 2 में अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो क्या कीजिएगा, जब अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस पी ई कॉस थीटा एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और डाइपोल ऐसे रखा हुआ हो, पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो 0। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं, यानी माइनस पी 0। अगर यही सेम 180 270 क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, यानी ये हमारा हुआ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एनी डाउट, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।